क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ठीक है, हाँ याद आ गया, ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसमें आवेशित कण की गति देख रहे थे। गति में हम लोग देख रहे थे उसका पथ कैसा होगा। बात समझ में आ रही है? उससे पथ से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे। तो हम लोग पहला कंडीशन देख लिए थे कि अगर कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है, यानी वेग की डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन ये है, या फिर कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है? यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री होगा पहले वाली दशा में, या फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, 180 हो सकता है। तो इस दशा में हम लोग देखे थे कि उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। और जब कोई बल नहीं लगेगा तो ऐसे उसी पथ पर गति करता हुआ जाएगा, यानी उसका पथ कैसा होने वाला? सीधा, हाँ ऋजुरेखीय भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही? तो पहली दशा क्या थी? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो उसका पथ कैसा मिलता था? ऋजुरेखीय मिलता था। दूसरा कंडीशन आप लोग पढ़े थे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री। तब हम लोग देखे थे, यानी वेग क्या है? क्षेत्र के लंबवत, ठीक है। तब हम लोग देखे थे कि उसका पथ कैसा होता था? सर्कुलर होता था, यानी कि वृत्तीय होता था। अब वृत्तीय होता था तो इससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ते थे कि इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी। आर बराबर निकाले थे ना, कितना आया था? mb/क्यूब। ऐसे ही कैसे निकाले थे? चुंबकीय बल ही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, है ना, वहां से निकाल लिए थे। फिर वो कितने समय में एक चक्कर लगाता है? बात समझ में आ रही है? वो आवर्तकाल होता है, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? आवृत्ति होती है। फिर ओमेगा भी निकाले थे, कोणीय आवृत्ति, ये सारी चीज हो गई। अब तीसरा कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से उसको देखना। जब आवेशित कण क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, पूरा लिख लो बेटा, आप लोग लिखते चलो। चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करें, तिरछा प्रवेश करें। इसका मतलब समझाता हूं बेटा आपको। इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि जो यहाँ थीटा होगा, थीटा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के बीच कोण, है ना। तो यहाँ थीटा होगा वो ना तो 0 के बराबर होगा और ना ही 90 के बराबर होगा और ना ही 180 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है तिरछा ही प्रवेश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में हम लोग देखने वाले हैं कि उस आवेशित कण के पथ का कण का पथ कैसा होगा, ठीक है ना। हेडिंग बना लिए? चलो इसको समझते हैं। मैं आपको इसको फिगर से समझाऊं तो मान लेना ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा, और ये आपका वाई एक्सिस है। चलो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही हम लोग मान ले रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्या है बेटा? यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ऐसा सपोज कर ले। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा हो गई वाई एक्सिस। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा है ना, ठीक है।
और इधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के ठीक विपरीत दिशा में। तो 3 जगह पे नहीं जाना है, ना तो आपको क्षेत्र की दिशा में जाना है यानी 0 डिग्री पे, बात समझ में आ रही है, आवेशित कण की दिशा, उसके बेग की दिशा, और ना ही 90 डिग्री पे जाना है और ना ही 180 डिग्री पे जाना है, अब उसके अतिरिक्त किसी भी दिशा में। तो जब किसी भी दिशा में प्रवेश करोगे उसके अतिरिक्त तो तिरछा ही तो होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो सपोज करना बेटा यहाँ पे कि जो आवेशित कण है वो बी वेग से कुछ इस डायरेक्शन में प्रवेश करता है, उसके बेग की दिशा ये होती है, ये बात समझ में आ रही, ये उसके बेग की दिशा हो जाएगी। सपोज करना बी वेग से ये ऐसे प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, बेग की डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा, और ये थीटा ना तो 0 के बराबर है, ना 90, ना 180। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका पथ देखते हैं हम लोग। तो इसके पथ को देखने के लिए आसानी से देखना, बेग के 2 घटक ले सकते हैं, एक तो क्षेत्र के समांतर घटक और दूसरा लंबवत घटक। ऐसे ही तो कुछ देखना, ये इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये बताना दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं अगर, अब ठीक है ना, ओके। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक और ये लंबवत घटक, बात समझ में आ रही है। चलो, जो समांतर घटक है इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये बी पैरेलल है, वेक्टर बी पैरेलल, बात समझ में आ रही। पैरेलल, ये पैरेलल का संकेत है, समांतर का संकेत, बात समझ में आ रही है, और ये लंबवत का संकेत, परपेंडिकुलर। तो समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि ये है क्या बेटा, तो बताओगे बी पैरेलल, और हाँ वेक्टर लगा दो, और ये क्या है, बी परपेंडिकुलर, ये, और ये किसकी डायरेक्शन है, तो ये बेग की डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बी पैरेलल का मान कितना होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के पास वाले हो जाए तो cos थीटा आएगा, तो ये आएगा कितना, तो बोलेंगे v cos थीटा, और वेक्टर लगाए तो इसकी डायरेक्शन x अक्ष की दिशा में है, यानी i कैप बता सकते हो, बात समझ में आ रही है। या फिर आप यहाँ से वेक्टर हटा दो, केवल परिमाण से मतलब रखो, परिमाण का काम ही है हम लोगों को, दिशा तो दिख ही रहा है। ऐसे यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे बी पैरेलल। अच्छा, तो ये जो समांतर घटक था वो बी कॉस थीटा हो गया, क्योंकि थीटा के पास हो जाती, और थीटा से दूर वाली भुजा है तो बी साइन थीटा। ये सब तो मुझे अब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बी कॉस थीटा और बी साइन, क्लियर। अब देखो इसका काम खत्म हो गया बेटा। हाँ देखना, अब बेग की 2 दिशाएं हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी उसके समांतर कह सकते हो 0 डिग्री पे, और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, बात समझ में आ रही है। और दोनों क्या करते हैं आप पहले से जानते हो, क्या जानते हो बेटा, अगर कण के बेग की दिशा क्षेत्र की दिशा में है, बात समझ में आ रही है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, और उसका पथ कैसा होता है, ऋजुरेखीय यानी कि सीधा, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला बेग क्या प्रयास करेगा, ये चाहेगा कि कण क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधी रेखा पर गति करे, बात समझ में आ रही है। और लंबवत वाला आप जानते हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और बेग की डायरेक्शन ये है, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो कण का पथ कैसे होता था, ऐसे वृत्ताकार होगा, बात समझ में आ रही है, कैसा होता था, वृत्तीय।
तो कंडीशन याद रखना, जब बेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री, तो पथ कैसा होगा सीधा। और जब बेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, तो पथ कैसा होगा वृत्तीय। यानी ये वाला बेग चाहता है कि कण क्षेत्र की दिशा में ऐसे सीधी रेखा पर गति करे। बात समझ में आ रही। और लंबवत वाला बेग क्या प्रयास कर रहा है कि कण क्या हो ऐसे वृत्तीय गति करे। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों का परिणामी पथ क्या हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है ऐसे। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से देखो, इधर भी बढ़ रहा है और वृत्तीय पथ पर भी गति कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं बेटा कुंडली। क्या बोलते हैं? तो इसका जो पथ है वो कुंडलनी की तरह हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हेलिक्स। हेलिक्स के आकार का हो जाता है। रीजन आपके सामने है, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में वेग है, वो प्रयास कर रहा है कि ऐसे इस पथ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है। और लंबवत वाला क्या प्रयास कर रहा है कि वो ऐसे वृत्तीय पथ पर गति करे। तो वृत्तीय पथ पर तो गति करा रहा है, लेकिन ये आगे इधर की ओर खींच ले रहा है। तो ऐसे इसकी गति हो जाती है, ये इधर की ओर, फिर ये। अब तो समझ में आ रहा होगा ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है। अब दो लॉजिक है इसका। जो हेलिक्स का अक्ष होता है, अक्ष का मतलब समझ पा रहे हो, कुंडली का इधर वाला तल लेना वृत्ताकार दिखेगा और उधर वाला तल लेना वृत्ताकार दिखेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे मान लो ये है मार्कर, इसके ऊपर ऐसे वायर लपेट दो, तो जब इधर से साइड से देखोगे, इधर साइड से देखोगे तो वृत्त ही तो दिखेगा। तो उनके इधर वाले वृत्त का केंद्र, इधर वाले वृत्त का केंद्र, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उस कुंडली का अक्ष कही जाती है। क्या कही जाती है? तो कुंडलिनी के पथ का जो अक्ष होगा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही होता है। बात समझ में आ रही। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, देखो उसी के समांतर तो है। दूसरी चीज, जो वृत्त होता है, कुंडली का जो वृत्त होता है, बात समझ में आ रही है, उसका जो तल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। जैसे वो देना बेटा, ये ला, हाँ, इसका वृत्तीय पथ कुछ इस तरीके से हो। बात समझ में आ रही है। और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। तो कुंडली का तल का मतलब समझ में आ रहा है, ये हो गया तल कुंडली। ठीक, तो कुंडली का तल हो गया और ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो देखो कुंडली के तल के लंबवत है कि नहीं है, है ना। तो दोनों चीज याद रखना, हेलिक्स का जो अक्ष होगा वो क्षेत्र के समांतर होगा और हेलिक्स के जो वृत्त का तल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तब आपको ये फिगर बढ़िया से समझ में आएगा। तो सारा लॉजिक समझ में आ गया। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। हाँ, इसको बढ़िया से फिगर भी बना लेते हैं। अब समझाने के लिए ऐसे बना देते हैं। हाँ, चलो बेटा ध्यान देना, ये कण कैसे गति करेगा, कुछ इस तरीके से। ये होगा, ठीक है। उसका पथ ठीक नहीं लग रहा है क्या? चलो, और इसका पथ भी हम लोग बता देते हैं कुछ इस तरीके से। डायरेक्शन दिख ही रहा है, ये ऐसे अंदर की ओर जाएगा, फिर इधर से ऊपर। एरो से आप समझ पाओगे, है ना। ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलिक्स का अक्ष। कुंडलिनी का अक्ष। और आप देख पा रहे हो कुंडलिनी का अक्ष क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ठीक है ना। और अगर साइड से देखोगे तो ये वाला, ये क्या होगा,
कुंडलिनी के वृत्त का तल होगा। बात समझ में आ रही है? तो कुंडलिनी के वृत्त का जो तल होगा बेटा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, है ना? ये चीज याद है। चलो मैं दोनों चीज लिख दे रहा हूं। फिगर आपको समझ में आया? और ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, बात समझ में आ रही है, तो उस आवेशित कण का पथ होगा परवलयाकार, वृत्ताकार, सीधी रेखा में कुंडलिनी के आकार। तो ज़्यादातर लोग वृत्तीय पथ या ऐसे सीधा लगाते हैं, आप कुंडलिनी याद करके रखना। तिरछा है तो कुंडलिनी, लंबवत है तो वृत्तीय, और समांतर है तो सीधी रेखा। बात समझ में आई? ये हो गया। ओके, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे वेग का बी का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक वी वी बी पैरेलल। ये बात समझ में आ रही? तो वेक्टर बी का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक बी पैरेलल कण को सीधे पथ पर जबकि लंबवत घटक क्या है बेटा? बी परपेंडिकुलर। किसके लंबवत? क्षेत्र के लंबवत, है ना? जबकि पूरा लिख दे रहा हूं, क्षेत्र के लंबवत घटक बी परपेंडिकुलर कण को वृत्तीय पथ पर चलाता है। वही चीज, जो समांतर घटक है वो सीधे पथ पर और जो लंबवत घटक है वो वृत्तीय पथ पर चलाता है। इनका परिणामी पथ कुंडलिनी मीन्स हेलिक्स के रूप में प्राप्त होता है। बताओ, आप तो नहीं भूलोगे, ये याद रखना है आपको। ठीक, लैंग्वेज लिखा रहेगा तो नहीं भूलोगे। तो ये हम लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में कि जो वेग का क्षेत्र के समांतर घटक है वो सीधे पथ पर कण को चलाने का प्रयास करता है, और जो लंबवत घटक है क्षेत्र के वो वृत्तीय पथ पर चलाने का प्रयास करता है। तो इनका परिणामी पथ हमको कुंडलिनी के रूप में प्राप्त होता है। तो यही आपको एग्जाम में लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें लिखेंगे क्या? कुंडलिनी का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर बी के समांतर होता है। क्या होता है? ठीक है। दूसरा, कुंडलिनी के वृत्त का तल चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v के लंबवत होता है। क्या होता है बेटा? ठीक है।
तो इसका जो अक्ष होगा बेटा वो बी के क्या होगा, समांतर, और जो वृत्त का तल होगा वो बी के क्या होगा, लंबवत। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसके बारे में सारी चीज़ आप जान ली। अब ये आपको जानना होगा कि वृत्तीय पथ पर गति तो कर रहा है ना, तो इसकी कुंडलिनी का जो वृत्त है इसका रेडियस कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ही तो है, ये यही तो रेडियस होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ तक चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा, चलो देखते हैं। कुंडलिनी के वृत्त की त्रिज्या ठीक है बेटा। देखो कुंडलिनी के वृत्त की त्रिज्या हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है उसको हम लोग प्राप्त कितना किए थे, mb अपान q, यही तो प्राप्त किए थे भैया। यम क्या था, कण का द्रव्यमान, ये तो वही रहेगा। q क्या था, कण का आवेश, वही रहेगा। b क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। इन सबसे तो कोई मतलब रहा नहीं। वेग का मतलब है, वेग क्षेत्र की दिशा में, किस दिशा में था तब आपको वृत्त मिलता था, लंबवत दिशा में। जब, ध्यान देना है, वेक्टर v है और ये वेग v है, जब वेग क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण बनाता था, बात समझ में आ रही है, तब आपको वृत्तीय पथ मिलता था। तो वृत्तीय पथ के लिए जिम्मेदार कौन है, ये, यही तो जिम्मेदार है। बात समझ में आ रही है? तो वृत्तीय पथ के लिए जब ये जिम्मेदार है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए वेग भी हम ये लेंगे। कॉन्सेप्ट समझना, बात समझ में आ रही है? इसका कोई रोल नहीं है वृत्त में, वृत्तीय पथ में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इस वेग को हम शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वेग हम लोग कौन सा लेंगे, बी परपेंडिकुलर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, वृत्तीय पथ के लिए जिम्मेदार यही है, परपेंडिकुलर वाला, तो इसलिए उसका वेग लेंगे। तो उसकी वैल्यू पुट कर देना बस। इसलिए r बराबर m, बी परपेंडिकुलर कितना है बेटा, v साइन थीटा अपॉन q। चलो ये हो गया, बात समझ में आई? आवर्तकाल भैया कितने समय में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, तो ऐसे गया, फिर यहाँ पर पहुँचा ना ऊपर, अगर उन दोनों को मिलाओगे तो एक वृत्त बन जाएगा आपका, ठीक। तो एक चक्कर यानी यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया, ऐसे बोल सकते हो। तो वही उसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल वो अंडरस्टूड है, P बराबर कितना निकाले थे सूत्र, अपॉन, यही तो था 2πm अपान QV। तो इसमें क्या बदलोगे, कुछ भी नहीं, नहीं ना। 2π कांस्टेंट है, m कण का द्रव्यमान होगा, कोई विशेष पार्टिकल उसका द्रव्यमान निश्चित होता है, फिक्स होगा। Q उसका आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि कह सकते हो कण का जो आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। बताओ, यही ना, वेग का टर्म ही इसमें नहीं है। आप में एक न्यूमेरिकल भी है, पूछा भी जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि बताइए कण का वेग जो है, कण का आवर्तकाल जो है वेग पर निर्भर करता है कि नहीं, एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर याद रखना, आवर्तकाल में कहीं भी वेग का व्यंजक, वेग है ही नहीं है इस व्यंजक में। बात समझ में आ रही है? तो इससे वो निर्भर। चलो और देख लेते हैं एक चीज, पथ का पिच, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको बढ़िया से समझना। अभी याद दिलाना, हम इसमें बोल भी देंगे, लिखवा देंगे। क्या, पथ का पिच समझना बेटा क्या होता है, ध्यान देना। जो कण है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक चक्कर में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, बात समझ में आ रही है, क्षैतिज दूरी, बात समझ में आ रही है। तो कण एक चक्कर पूरा करने में क्षेत्र की दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं,
पथ का पिच बोलते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या हुआ, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके रुके, ऐसा कुछ। तो देखना यहाँ पे, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे, तो फिर यहीं पर आकर रुकेगा ये, तो बताना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, उसका पिच कहलाएगा कि नहीं। एक चक्कर पूरा हो गया, तो वो एक चक्कर पूरा करने में इतनी क्षैतिज दूरी तय किया। जैसे नट और बोल्ट होता है ना, एक चूड़ी घुमाए, थर्ड जो कटे होते हैं उस पर, ठीक है ना। तो एक चूड़ी घुमाते हो तो क्षैतिज दिशा में आगे पीछे बढ़ता नहीं बढ़ता है, तो कितना दूरी वो बढ़ता है, वही उसका पिच कहलाता है। वही चीज यहाँ पर समझना है कि कण एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जितनी दूरी तय कर रहा है वही उसका क्या होगा, पिच होगा। तो आप देख पा रहे हो इतनी दूरी तय करता है वो, यहाँ से यहाँ, तो ये उसका क्या होगा, पिच होगा। स्मॉल पी या कैपिटल पी से लिख सकते। बात समझ में आ गई, ओके। तो यहाँ पर अभी वही लैंग्वेज लिखना। अब ध्यान दो, अगर आपको पिच का कैलकुलेशन करना है, पिच क्या है, दूरी ही तो है। बात समझ में आ रही है। अब तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P बराबर पथ का पिच, P बराबर, हम सभी जानते हैं बेटा, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पिच क्या है, दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल। बात समझ में, चाल का मतलब वेग का परिमाण, ठीक है ना, वो ले लेंगे। और कितना समय लगा, तो एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है वही तो लिए हो। तो एक चक्कर में कितना समय लगता है, उसको अपने आवर्तकाल के बराबर समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। तो कैपिटल टी के बराबर उसको टाइम लगेगा। और उसका चाल कितना है, ध्यान रहे दूरी किस दिशा में तय कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो क्षैतिज दूरी तय कर रहा है ना, तो उसके लिए वेग कौन सा जिम्मेदार होगा, क्षैतिज वेग। इस दिशा में चलने के लिए इस वेग का कोई भी रोल नहीं है। क्षैतिज दिशा में कौन चला रहा है, बी cos थीटा यानी बी पैरेलल। तो इस दिशा में जब दूरी निकाल रहे हो तो ये वाला वेग रखोगे। बस यही चीज याद रखना है। जब वृत्त की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे त्रिज्या के, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, बी परपेंडिकुलर, वो रखेंगे, ठीक है। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा है, उस दिशा में कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस दिशा में चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, बी पैरेलल, उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यादव जी, आगे चलें। आपके परमिशन की ज़रूरत है मुझे, चलो। हाँ बेटा, तो चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल कौन सा लेंगे, बी पैरेलल। बात समझ में आ रही है। ये वेग है ना, और दिशा सहित वेग जब होता है, बात समझ में आ रही है, दिशा भी होता है परिमाण भी होता है, उसको वेग बोलते हैं। और उसका केवल परिमाण ले लें बी cos थीटा, तो उसको चाल बोल सकते हो। तो इसलिए चाल की जगह पे लिख दी। और गुणे, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, टी, आवर्तकाल के बराबर। दोनों की वैल्यू रख दो, फार्मूला मिल जाएगा। तो बी पैरेलल और टी, तो टी की वैल्यू रख दो 2πm, 2πm बटे QB, और इनटू बी पैरेलल की वैल्यू कितनी थी, बी cos थीटा। बताओ बेटा, समझ में आया। ये होगा पथ का पिच। एकदम क्लियर है। एक टॉपिक और भी हम लोग पढ़ लेते हैं, वो और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के कण की गति, आवेशित कण की गति। अब हम लोग देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों है, और उसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, उसको देख लीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग हेडिंग बनाने वाले हैं, आवेशित कण की गति पर चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव।
ये बेटा आप हेडिंग करेंगे इसको, चलो बातचीत मत करो बेटा, ध्यान दो और इसको बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। लैंग्वेज देखना, मैं कह रहा हूं यदि क्यू आवेश, बिल्कुल भी बातचीत मत करो, अगर बातचीत करना हो तो ब्रेक ले लें। हाँ अच्छा, बतियाने के लिए नहीं ना, बड़ा आज्ञाकारी हो आप लोग। यदि क्यू आवेश वाला कोई कण ध्यान देना बेटा, अगर क्यू आवेश वाला कोई कण है, ठीक है, किसी ऐसे स्थान से गुजरता है, ऐसे लिख लेना, क्यू आवेश वाला कण b वेग से, कितने वेग से, किसी ऐसे स्थान से गुजरता है जहां वैद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र मान लो B विद्यमान है। बात समझ में आ रही है? तब कण पर बल, तब जो कण पर बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लारेंज बल। और लारेंज बल जो होता है बेटा F बराबर, वेक्टर F बराबर, वो वैद्युत बल Fe और प्लस चुंबकीय बल Fm, दोनों के सदिश योगफल के बराबर होता है, क्योंकि दोनों बल काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी है चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो दोनों बल उस पर काम करेगा। बात समझ में आ रही है? और दोनों की वैल्यू हम लोग जानते हैं, वैद्युत बल इस पर कितना लगेगा उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, है ना, बोलेंगे बट एफ ई इज इक्वल टू जो होगा भैया, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई अपॉन क्यू, तो एफ ई बराबर क्या होगा, क्यू का इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी क्यू इंटू, ओके, एंड एफ एम बराबर क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। यही तो बताया ला रहे हैं ने, कहा अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है, उस पर आवेश क्यू है, वेग भी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी है, तो उस पर जो बल लगेगा क्यू वी वी साइन। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, हाँ दिशा सहित पुट करेंगे, तो इसलिए उस पर जो बल लगता था वेक्टर एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस यहाँ पर बेटा क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर, सदिश रूप ये होता था ना इसका, ये यहाँ से क्यू हम लोग कॉमन कर लेते थे, या फिर ऐसे ही रहने दो, आगे हम लोग को काम लगेगा तो कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा हम रिवाइज करवाए आपको, इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज बल समीकरण, ये पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं, केस फर्स्ट। प्रथम केस देखना बेटा, यदि वेक्टर वी कामा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ई एंड वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी संरेखी है। संरेखीय होने का मतलब एक ही रेखा में, बात समझ में आ रही है? जैसे वेग की भी डायरेक्शन यही है,
और चुंबकीय क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन यही, और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन एक ही दिशा में। तब हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो अब पहले ये देखना कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग जब एक ही दिशा में होते हैं तो होता क्या है, उन दोनों के बीच का कोण 0, उन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, और साइन 0 की वैल्यू, बात समझ में आ रही है, यानी चुंबकीय बल तो लगने से रहा, इस दशा में चुंबकीय बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो हम लोग सीधा सा बताएंगे इनको कि इस दशा में Fm इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड Fe इज इक्वल टू वैद्युत बल, उस पर वैद्युत बल काम करेगा, है ना, और धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा ही में ही काम करेगा, वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में ही काम करेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये Q इंटू ई, यही तो होगा। बट और Fe बराबर Q इंटू ई, इन दोनों की वैल्यू अगर इसमें हम लोग रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, और इसकी वैल्यू इतना आएगा, यानी जो उस पर नेट फोर्स लग रहा है F, वो कितना आ रहा है, Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि चुंबकीय बल तो क्या हो गया, शून्य हो गया। नहीं समझ में आएगा तो पूछना, जबरदस्ती मत करना। अरविंद, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स Q इंटू ई के बराबर हो गया, और तो कोई बल लग नहीं रहा। अब हम लोग चले जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम पर। उन्होंने कहा किसी भी वस्तु पर जो नेट फोर्स लगता है बेटा, वो उसके द्रव्यमान गुणे उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, यही तो होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स F है बेटा, लिखेंगे यहाँ, बट नेट फोर्स F इज इक्वल टू उस कण के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, और त्वरण की दिशा क्या होगी, बल की दिशा में। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर वैल्यू पुट करना, m इंटू ए बराबर Q इंटू ई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। त्वरण का मतलब ही वेग बदलेगा, वेग बदला तो चाल का, वेग का परिमाण ही तो होता है, वो भी बदल जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा। और उससे होगा क्या, गतिज ऊर्जा भी बदल जाएगी, हाफ एम स्क्वायर, और उसका संवेग भी बदल जाएगा, m इंटू वी। बात समझ में आ रही है, सारी चीज़ बदलेगा। तो यहाँ से देखेंगे a बराबर त्वरण मिलेगा आपको, और त्वरण की वैल्यू कितनी होगी, Q E अपॉन m के बराबर। ये तो इसका प्रभाव हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ, इस दशा में ध्यान देना बेटा, इस दशा में वेक्टर F एंड वेक्टर V समदिश है। समदिश का मतलब एक ही दिशा में। अच्छा, एक ही दिशा में, ध्यान देना, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। आपने कहा है कि B की डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो कोई आवेशित कण है यहाँ पर, ठीक है, प्लस Q मान लो, और इस पर वेग की दिशा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। बात समझ में आ रही है। अब इस आवेशित कण पर जो बल लग रहा होगा, क्योंकि धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में लग रहा होगा, क्योंकि इधर प्लस आवेश होगा और इधर, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, तो प्लस वाला प्लस वाले को रिपल करेगा, यानी इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये लग रही होगी F, और यही अंत में क्या होता है, नेट फोर्स के बराबर हो जाता है। तो देख पा रहे हो Fe और भी एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, ये माइनस आवेश होता तो यहाँ पर Fe की डायरेक्शन ये होती। बात समझ में आ रही है। तब भी क्या होता, उसके वेग में परिवर्तन होता, क्योंकि B वेग से इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही है। और उस पर वैद्युत बल इधर की ओर बल लगा रहा है, तो मंदित करता नहीं करता, त्वरण और मंदन दो होता है। अगर वेग बढ़ रहा हो, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और बढ़ रहा हो तो उसको त्वरण बोलते हैं, और वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन घट रहा है तो उसको मंदन बोलते हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के त्वरण उत्पन्न होता।
ठीक है ना। तो इसको हम लोग समदिश नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि समदिश हो भी सकता है और विपरीत दिशा में भी हो सकता है। हाँ, इस दशा में तो समदिश होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने आवेश क्या लिया है, प्लस क्यू लिया, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर लिखना है कि इस दशा में कण की चाल, कामा वेग, कामा संवेग व गतिज ऊर्जा F के कारण परिवर्तित होगा। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं। हम लोग जब देख रहे थे कि केवल चुंबकीय क्षेत्र था और वहां पर b वेग से इसके लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करता था, तो यहाँ पर जो बल लगता था, बात समझ में आ रही है, वो हमेशा वेग के लंबवत लगता था। बात समझ में आ रही है। इसलिए ये बल इस कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता। बात समझ में आ रही है। कण के वेग में कोई परिवर्तन, वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करता। ध्यान से समझना, वेग परिवर्तित कब माना जाता है, वेग को हम लोग परिवर्तित तब मानते हैं, पहला कंडीशन, या तो उसका परिमाण बदले। बात समझ में आ रही है। ये b, वेक्टर b का परिमाण क्या होगा, b, इसमें कोई परिवर्तन हो तो बदला हुआ मानेंगे। दूसरा चीज, या फिर इसकी दिशा में कोई परिवर्तन हो। मान लो परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है, बात समझ में आ रही है, तब भी हम मान लेंगे वेग परिवर्तित हो। और या फिर दोनों में परिवर्तन हो। जैसे आप मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, आपकी स्पीड है, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहे थे और थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ लिए, मोड़ था मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपका वेग का परिमाण नहीं बदला, 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो बोलेंगे कि एक समान चाल से जा रहा है। लेकिन वेग बदला है, हम ये बोलेंगे परिवर्ती वेग से जा रहा है। बात समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई है वेग। आप याद करिए, आप लोग एक समान वृत्तीय गति पढ़े थे, उसमें कहते थे एक समान चाल से वृत्तीय गति करता हुआ कण, ऐसा पढ़ते थे, तो उसकी चाल एक समान होती थी। बात समझ आ रही है। वेग नहीं कहता था, यानी वेग के परिमाण की बात हो रही थी, वो है चाल, ठीक। वेग तो प्रति सेकंड बदल रहा था, क्योंकि यहाँ पर है तो उसका कण का वेग इस डायरेक्शन में, यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, प्रत्येक क्षण उसकी दिशा बदलेगी नहीं बदलेगी, तो इसलिए उसका वेग भी परिवर्तित होगा। और इसीलिए आप लोग यहाँ पर त्वरण एक प्राप्त करते थे, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते थे, अभिकेंद्र त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो चाल तो एक समान रहता था, लेकिन त्वरण आप प्राप्त करते थे v²/r। तो चाल का मतलब क्या हुआ, वेग का परिमाण, इसको हम लोग चाल बोल सकते हैं बेटा, और इसको वेग। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ ये समझना है आपको कि यहाँ पर वेग की दिशा तो बदलता था, बल ही तो बदलता था, वेग की दिशा बदल देता था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में करता था, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर ये बदलता, लेकिन उसका परिमाण नहीं बदलता। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ तो परिमाण भी बदलेगा और वेग भी बदलेगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि वेग चाहे परिमाण में परिवर्तन हो जाए, चाहे दिशा में परिवर्तन हो जाए, चाहे दोनों में परिवर्तन हो जाए, मानते हो ना परिवर्तन। तो यहाँ जब परिमाण में परिवर्तन हुआ तो वेग में तो परिवर्तन होगा ही, इसलिए बोल सकते हैं। दूसरी चीज, संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। दूसरी चीज, गतिज ऊर्जा 12mv², अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो उसका गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपको बोलना है कि इस दशा में प्रभाव यही हुआ बेटा कि कण का चाल बदलेगा, वेग बदलेगा और संवेग बदलेगा, गतिज ऊर्जा भी बदलेगा। और किसके कारण, जो वैद्युत बल F लग रहा था उसके कारण। कोई डाउट पहले केस पे नहीं है, दूसरे केस पे चले। चलो,
यहाँ पर देखना, यदि ऐसे वेक्टर ई कामा वेक्टर वी कामा वेक्टर ई व वेक्टर वी परस्पर लंबवत है, ये तीनों क्या है बेटा, परस्पर लंबवत। अब इसको मैं फिगर से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस हो गया, बातचीत मत करो बेटा। और ये मान लो जेड एक्सिस हो गया, समझा रहा हूँ सारी चीजें। हाँ, ये क्या है बेटा, मूल बिंदु ओ, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। जाहिर सी बात है ये वाई डैश एक्सिस है, क्या है। अब इसका काम लगेगा इसलिए बना दिया, बाकी किसी का नहीं काम लगेगा। क्लियर। अब मैंने कहा है तीनों परस्पर लंबवत हैं, तो किसी एक अक्ष पे वेग ले लो, किसी एक अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ले लो, और किसी एक अक्ष पे क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ले लो, ठीक है। चलो हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा कि इस दिशा में, हाँ इस दिशा में मान लेना वेग है, वेक्टर भी किस डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसमें मान लो बेटा, वेक्टर ई की डायरेक्शन इसमें, और इधर जेड पे क्या मान लो, वेक्टर वी। अब ध्यान देना बेटा, मैं आपको बढ़िया से समझाऊं तो तीनों परस्पर लंबवत हैं, हालांकि आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन तीनों परस्पर लंबवत हैं। जैसे बी और वाई, ये बी और ई के बीच का कोण 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। और देखना ये जो जेड इधर की ओर बनाया गया है, असल में जेड ये होता है, बात समझ में आ रही है। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, जेड एक्सिस ये हो गया, और बोर्ड के पीछे जो होगा जेड डैश एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ऐसे खींच नहीं सकते जेड एक्सिस, इसलिए कॉपी में या बोर्ड पे ऐसे खींच दिया जाता है। तो आपको समझना होगा कि जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में। अब आप देखना बेटा, वाई और जेड के बीच का कोण है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री। और इधर क्या है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना है, बात समझ में आ रही है। तो तीनों परस्पर लंबवत हैं, जैसा कि ऊपर कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो तीनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। ऐसे बोल सकते हो, इनका कोण भी 90, और ध्यान देना बीच में इस वाई डैश को अवॉइड करो, है ना। जेड और यक्स के बीच का कोण नहीं, तीनों परस्पर लंबवत हो गए, बात समझ में आई। ओके, अब हम लोग इन पर यहाँ जो आवेशित कण रखा है उस पर बल कितना लग रहा है ये देख लेते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर जो आवेशित कण रखा हुआ है बेटा, यहाँ पर जो आवेशित कण रखा हुआ है वो प्लस क्यू है, कितना है बेटा, प्लस क्यू आवेश है, जो हाँ प्लस क्यू वो ऊपर रखा हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस पर सबसे पहले आप वैद्युत बल देखिए किस डायरेक्शन में लगेगा, बताओ। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, बोलो। सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। अरे भाई ये आप बहुत दिन से रट रहे हो और समझे भी हो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर इसमें कोई आवेशित कण, वो भी धन आवेशित कण रखा है, तो जाहिर सी बात है इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी,
वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश होगी। बात समझ में आ रही ना? क्यों? लॉजिक है, इधर प्लस होगा और इधर तो, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, ये चीज है। तो प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर की ओर वैद्युत बल लग रहा होगा। यानी कह सकते हो कि यहाँ पर जो वैद्युत बल की डायरेक्शन होने वाली है वो क्षेत्र के अनुदिश होगी। और किसके? वैद्युत क्षेत्र। ये तो फाइंड आउट हो गया बेटा। हम बोल देंगे ये क्या है, तो बोलेंगे एफ ई, यही तो है। और इसका परिमाण कितना होगा बताओ? सदिश, जब कोई भी हम सदिश लिखते हैं तो परिमाण लिखते हैं और दिशा लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका परिमाण कितना होगा? तो आप सभी जानते हो बेटा, ये Q इंटू ई के बराबर होगा। किसके बराबर? Q इंटू ई के बराबर। और जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की है वही दिशा बल की है। तो कह सकते हो कि ये तो परिमाण हो गया। और दिशा कौन बता रहा है? वाई एक्स की दिशा में कौन होता है? यूनिट वेक्टर जे। ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है? आई कैप। वाई एक्स की और जेड एक्स की के। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिख दिए। कोई भी सदिश हम लोग लिखते हैं बेटा तो बराबर क्या होता है? परिमाण और दिशा। तो आप तो जानते हो परिमाण तो Q इंटू ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। उस कण पर लगने वाला बल और वो आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। तो यहाँ से अगर हम F के लिए सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू Q का गुणा इधर जाके हो जाएगा, Q इंटू ई। तो इतना तो हो गया परिमाण। इतना बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है? वाई अक्ष की दिशा में लग रहा है। उसकी दिशा कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय बल का प्रभाव। चुंबकीय बल किस डायरेक्शन में लगेगा? बात समझ में आ रही है? तो बताना बेटा, यहाँ पर जेड की डायरेक्शन में कौन है? चुंबकीय क्षेत्र है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और वेग की डायरेक्शन क्या है? ये उधर की ओर। दोनों परस्पर क्या है? लंबवत। ये वेग की डायरेक्शन है और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। आप सभी जानते हो धनावेश है ना, पहले वेक्टर यानी वेग बी पर दाहिना हाथ रखोगे। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल यहाँ पे होगा क्या? एफ एम बराबर क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, यही तो होगा। तो पहला वेक्टर आपका वेग है, पहला वेक्टर बी पर दाहिना हाथ रखोगे और दूसरा वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में आपकी अंगुलियां मुड़नी चाहिए। तो अंगूठा बता देगा किस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसको। तो ध्यान देना, ये वेग की डायरेक्शन हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। हम अपना दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे वेग पर और देखो अंगुलियां हमारा क्या है? मुड़ रही है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा किधर की ओर है? नीचे की ओर, यानी कि वाई अक्ष के विपरीत दिशा में। कह सकते हो वाई डैश एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन, उस दिशा में उस पर चुंबकीय बल लगेगा। तो उसकी डायरेक्शन हम लोग बना देते हैं ये क्या है बेटा? तो बोलेंगे एफ एम है, वेक्टर है। अब एफ एम बराबर होता क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा, यही होता था परिमाण। अब चूंकि आप जानते हो थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1, इसको हटा दो, इतना परिमाण हो गया इसका। अब इसका दिशा भी बताओ बेटा। तो हम लोग बोलेंगे दिशा तो वाई अक्ष के विपरीत दिशा में है। तो वाई अक्ष की दिशा में प्लस जे, वाई अक्ष के विपरीत दिशा में माइनस जे, तो माइनस। बात समझ में आई? ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि थीटा बराबर क्या है? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ आप देख पा रहे हो भैया, आपको वेक्टर फॉर्म में जोड़ना होता है ना। यहाँ पे ये वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम, तो दोनों की डायरेक्शन जानना जरूरी है। अगर हम डायरेक्शन नहीं जानेंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों ही बल एफ ई और एफ एम की डायरेक्शन निकाल लें। और देखो विपरीत दिशा में है तो इनके परिमाण को घटाकर निकाल सकते हो, डायरेक्ट परिणामी बल आ जाएगा। या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी माइनस लिखा हुआ है, जोड़ोगे तो प्लस माइनस ही आएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे
कण पर बल। देखो बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F बराबर आप सभी जानते हो वेक्टर F इज इक्वल टू होगा वेक्टर E प्लस वेक्टर M। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, M का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो Fe की वैल्यू राजवीर कितनी है, Fe की वैल्यू कितनी है, क्या वो लिखा तो है ना, बोलो। 4-5 लोग आपका सपोर्ट करें तब भी नहीं बोल पा रहे हो। हाँ बेटा, तो वेक्टर F की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, QE J कैप, और प्लस वेक्टर FM की जगह पर माइनस QVV इंटू J कैप, हाँ है ना। चलो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, तो यहाँ पर QE माइनस QVB, हाँ J भूल गया हूँ ना, चलो ठीक है J कॉमन कर लिए हैं। और ये क्या है वेक्टर F, Q को कॉमन नहीं किया हूँ, देखिए आप ये, अब आप देख सकते हो साफ साफ, ये क्या है QE वैद्युत बल का परिमाण, और ये क्या है चुंबकीय बल का परिमाण, केवल परिमाण। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं ना, अगर सदिश राशि विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी हम लोग क्या निकालते हैं, उनके परिमाण को घटाकर निकाल लेते हैं। तो देखो उनके परिमाण को हम लोग डायरेक्ट घटाते तब भी यही मिलता। ओके, अब देखिएगा, यदि मान लो जो परिणामी फोर्स लग रहा है वेक्टर F वो क्या है, G, बात समझ में आ रही है, तो आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि चुंबकीय बल वैद्युत बल के बराबर ही है, ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि दोनों बल क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर बल है तो यहाँ पर देखना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, अर्थात बिल्कुल सही QE बराबर ऐसे लिखना, QVB माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस, तो QVB प्लस का हो जाएगा और बराबर QE, यही तो बचेगा, और Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए V बराबर E अपॉन, ये संबंध मिलता है बेटा वेग में, वैद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में। बात समझ में आई, अगर ये तीनों परस्पर लंबवत हैं तो इन तीनों में ये संबंध आएगा, B बराबर E बाई B। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम लोग ये भी समझ लें कि आवेशित कण की गति पर चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव, पहला केस था संरेखित है तो ये प्रभाव होता था, दूसरा केस क्या है परस्पर लंबवत है तो ये प्रभाव, इन तीनों में ये संबंध आएगा। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। अच्छा, दिशा में प्रॉब्लम है, कौन सी दिशा निकाल लेते, बल की, हाँ FM की ज्ञाति करेंगे, तो FM की डायरेक्शन देखना बेटा, Z की डायरेक्शन तो ये है ना, और Z पे ही चुंबकीय क्षेत्र था तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये वेग की दिशा है ना x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे मान लीजिए वेग की दिशा हो गई, ठीक है, परस्पर लंबवत है। ठीक, अब पहले वेक्टर पे अपना दाहिना हाथ रखना, दाहिना हाथ रखना, रखो हमारे साथ ही रखो तभी समझ पाओगे, ऐसे रखो, हाँ तो तब दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, यहाँ रखो जहाँ इन दोनों का कटान बिंदु है, वेक्टर भी और वेग वाला भी, इन दोनों का जो कटान बिंदु है वहां पर दाहिना हाथ रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है ना, रखो मेरी तरह रखो, ऐसे नीचे कर लो, हाँ तोड़ना मत, और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियां मुड़ रही है ना, तो अंगूठा किधर की ओर है, तो नीचे की ओर बल की डायरेक्शन, समझ में आया, अब है क्लियर है, इधर चौक गया, हाँ सर आ गया, तो आ गया तो खत्म क्लास, ठीक है ना। क्या चीज, मैं भेज तो दूंगा, ध्यान रखना बेटा, मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि ये इतना सब पढ़ाया हूँ, इसमें से कुछ चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर जो आवेशित कण है, बात समझ में आ रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, चाहे उसकी दिशा में चाहे विपरीत दिशा में, तो पथ कैसा होगा, बिल्कुल सही, सीधा, वही रेंज रखिए। दूसरा,
अगर कोई कण है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है क्षेत्र में, तो पथ कैसा होगा बेटा? ये सब आपको रट के रखना है, एकदम ऑप्शनल में पूछा जाता है। अच्छा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण क्षेत्र की दिशा से तिरछा प्रवेश करता है तो पथ कैसा होगा? हेलिक्स। बात समझ में आ रही है? कुंडलिनी के आकार का। ठीक है, ये तीनों हो गया। बात समझ में आई? बाकी संयुक्त प्रभाव तो देख ही लिए। एक चीज बताना बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में। हम लोग पहले पढ़ते थे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे हो ना, ऐसे वैद्युत क्षेत्र होता और उसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तब क्या होता? तो वहां पर आपसे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, कोई इलेक्ट्रॉन है क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है वैद्युत क्षेत्र में, उसका पथ होगा, है ना? तो परवलयाकार। ये क्वेश्चन याद रखना है, हो सकता है आ जाए क्योंकि कई बार पूछा जाता है। जैसे देखो, ये मान लो बेटा, इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू और इस पर एक समान रूप से माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ये हो गया ना? अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं, प्रोटॉन, कोई भी कण है मान लो, ठीक है? जैसे मान लो प्लस क्यू आवेश है और बी वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है 90 डिग्री पर। देखो, क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और वो बी वेग से इधर की ओर प्रवेश कर रहा है। आपको मैं जनरली समझा दे रहा हूँ ऐसे फिगर से ही, तो आप नहीं भूलोगे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। ये फिगर नहीं समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और जिस दिशा में हो जाता है उसी दिशा में होता है। तो प्लस एक कूलम रखोगे तो प्लस वाला रिपल करेगा, माइनस वाला अपने ओर खींचेगा ना। याद आ गया? ओके। अब देखना बेटा, यहां पर जैसे ही पहुंचेगा प्लस क्यू आवेश, प्लस वाला इसको प्रतिकर्षित करने लगेगा और माइनस वाला क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। और वेग की डायरेक्शन तो इस दिशा में है ही है, यानी कह सकते हो इस कण पर एक बल लगने लगेगा। किस दिशा में? प्लस से माइनस की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, एफ बल। तो बल की डायरेक्शन ये और वेग की डायरेक्शन ये। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का परिणामी पथ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे। मैं इन सबको थोड़ा सा हटाता हूं समझाने के लिए। ये वेग की डायरेक्शन थी बेटा, ऐसे। तो ये आ तो रहा था ऐसे, ऐसे जाए। कुछ इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये किसका संकेत है? पैराबोला, परवलयाकार। बात समझ में आ रही है? अब धन आवेश है तो ऐसे जा रहा है, अब उसके बाहर जाएगा तब यहां से फिर सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक की उसकी गति जो होगी, हाँ, जब बाहर जाएगा तो कोई बल लगेगा उस पर? वैद्युत बल नहीं, वैद्युत क्षेत्र में है तभी तक तो बल लग रहा है। अब यहाँ भी बाहर था तो देखो लंबवत प्रवेश कर रहा था, लेकिन अंदर आया तो प्लस वाला रिपल कर रहा है, माइनस वाला अपनी ओर खींच रहा है, तो उन दोनों का संयुक्त प्रभाव हुआ कि ऐसे बाहर निकल रहा है, यानी पैराबोला। अच्छा, अगर माइनस कण होता, माइनस चार्ज वाला कोई, तभी पैराबोला ही होता। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस वाला क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित, और प्लस वाला क्या कर रहा है? आकर्षित। तो उन दोनों का यहाँ से ऐसे संयुक्त प्रभाव होगा इधर यहाँ तक, और इसके बाद फिर ऐसे सीधा। तो ये कैसा होगा? परवलयाकार। तो कोई भी आवेश हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी आवेशित कण है, अगर वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश किया तो उसका पथ कैसा होने वाला है? वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार। बस इतना ही समझाना था।